तो दोस्तों कुछ इंटरनेट की वजह से वो क्लास चली गई। और देखिए लाइव इसीलिए आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब इंटरनेट थोड़ी देर चला नहीं कि फिर कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है यार, एकदम इरिटेटेड काफी इंसान फील होता है और फिर फ्लो भी टूट जाता है काफी। आप लोग को भी दिक्कत हुई उसके लिए काफी सॉरी, है ना। लेकिन थोड़ा सा सहयोग कीजिए, हम लोग आज मतलब प्रॉपर झगड़ा करके आए हैं और फोन ऑन करिए प्रॉपर, ऐसा हो रहा था कि एफआईआर करके ही आ जाएंगे। लेकिन क्या कर सकता है भाई, झगड़ा करके भी कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। तो आप लोग की वीडियो एकदम टाइम पे बन जाती है लेकिन वो अपलोड नहीं होती है, 25-25 घंटे अपलोडिंग टाइम दिखाता है। तो काफी सिर दर्द है। लेकिन कुछ हम लोग को उसी के अल्टरनेटिव निकालना पड़ रहा है ना। दो दो कनेक्शन हम लोग ले रखे हैं प्रॉपर इंटरनेट का, लेकिन दोनों ही वही है। एक्साइटेल का लिया है और एयरटेल का लिया है, और दोनों का सबसे महंगा वाला प्लान लिया है। लेकिन दोनों का दोनों ही कल्याण मस्तु है, क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा था प्रॉपर, लेकिन वो क्लास चली नहीं। देखते हैं, हम लोग कुछ उपाय करते रहेंगे समय के साथ। असल में हम ही लोग को उपाय करने भी जाना पड़ता है, तो वहां समय जाता है तो फिर कभी कभार क्लास गड़बड़ा जाती है। तो मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि भाई किसी को भी जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। ठीक है, स्थानांतरित होती है ऊर्जा। ट्रांस मतलब क्या होती है, ट्रांसफर होती है ऊर्जा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर का लॉ होता है। अब लिंडमैन महोदय, एक लिंडमैन महोदय आए, इन्होंने दिया 10% का रूल 1942 में। इन्होंने 10% का रूल दिया, और 10% के रूल का मतलब ये है, ये कह रहे भाई एक ट्रॉपिक लेवल या एक पोषण स्तर, जिसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है। और मैं आपको यही समझा रहा था कि यही वो कारण है जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होते हैं। नहीं तो ट्रॉपिक लेवल अनलिमिटेड हो जाते हैं भाई। अगर ऊर्जा पूरी ट्रांसफर होती तो अगला खाता, उसका अगला खाता, उसका अगला खाता, और जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो जाती। लेकिन 10% ही, मान लो इसके पास 100 कैलोरी थी तो अगला वाला 10 कैलोरी ही ले रहा है, उसके पास अब बाकी 90 इसने नष्ट कर दिया, 90 वातावरण में चला गया, एनर्जी में चला गया। फिर इसका 10 मतलब 10 का 10 यानी एक, एक ही अगला लेवल पे जा रहा है। इसका 0.01 ही अगले लेवल पे जा रहा है। तो आप समझेंगे, है ना। तो ये कारण है कि ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्या कारण है कि ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होते हैं। तो उसका आंसर होगा 10% का ऊर्जा का ट्रांसफर का जो रूल है, एनर्जी ट्रांसफर रूल ऑफ 10%। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने एनर्जी ट्रांसफर का 10% का रूल दिया था। इनका नाम याद रखना है, लिंडेमान, लिंडमैन बेसिकली। अब हनुमान, हैनुमैन, तो इसी तरह से लिंडमैन। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो देखो वही बात मैंने आपको मतलब इसको डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। पोषण स्तर भी डिस्कशन हम लोग कर लिया। अब यहाँ पर, है ना, तो ये इन्वायरमेंट की दो चार चीजें हो गई, पारितंत्र के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी हो गई कि एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है। तो ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से, सॉरी, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो मैंने ये सारी चीजें आपसे डिस्कशन कर ली हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन करने का मतलब भी नहीं है, जो क्योंकि हमारे पास क्रैश कोर्स है ना, लिमिटेड है, तो भैया 120 घंटे में सारा कोर्स करना है। तो एक चीज ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दायरा बहुत बेसिक पे जाके हम लोग समझने बैठेंगे तो टाइम बचेगा ही नहीं अपने पास। तो हमारे पास ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ बातें हो जाती हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करते हैं, विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न करते हैं पारितंत्र को। तो उसके लिए क्या हुआ, मानव भी कई सारे प्रयास करा, है ना। मानव ने कई सारे प्रयास किए, कई सारे संगठन बनाए। अब हमको, ठीक है, भारत सरकार ने भी कई सारे प्रयास किए, कई सारे संगठन बनाए। तो हमको अब क्या करना है, जो अब हमारा अगला टारगेट है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो संगठन, देखो क्या क्या दिमाग में रखना है, पहले तो संगठन, ठीक है। पहली बात, फोकस क्या करना है दिमाग में रख लो, उसका मुख्यालय कहां पर है, ये दूसरी दूसरी चीज ये फोकस करनी है, ठीक है। फिर तीसरी चीज, कब बना या कोई समझौता कब हुआ, क्यों, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या कहता है क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछ देता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये याद कर लो कि कब बना, डेट ही याद कर लो, वो टफ होता है थोड़ा सा। या फिर आप क्या करो, दो चार को ऑर्डर में लगा के ही याद कर लो, दो चार का ऑर्डर बना लो कि सबसे पहले ये बना, सबसे पहले वो बना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आईआर पढ़ाता हूँ आप लोग को या करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो जैसे वासेनार ऑस्ट्रेलिया, है ना, और आपका एमटीसीआर होता है, एनएसजी होता है। तो ये मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं इसका डेट नहीं आपको रटाता हूँ कि देखो डेट रट लो, ये कब बना, याद ही नहीं होगा डेट।
10 रटोगे भूल जाओगे, है ना। तो बेटर है कि हम उसका ऑर्डर याद कर लें कि ऑस्ट्रेलिया पहले बना कि, है ना, कि वासेनर पहले बना, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट याद करते हैं। तो इसी तरह यहां भी आपको यही करना है कि आपको संगठन, उनके मुख्यालय तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या तो याद कर लो या फिर डेट ही याद कर लो। मैं तो डेट आपको बताऊंगा, है ना भाई, मेरे सामने तो डेट यहाँ पे लिखी रहेगी, तो मुझे मेरे बाप का क्या जाएगा, तुरंत डेट बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही हम लोग याद कर पाएंगे। तो बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे प्रयास हुए, तो हम लोग उसको अब देखते हैं सीधे सीधे। तो जैसे पहला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा, इसके पहले है स्टॉकहोम, उसको पहले हम लोग देखते हैं, है ना। देखो इसमें क्या है ना, बहुत भटक भटक के दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर ये बुक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। स्टॉकहोम सम्मेलन दिया ही नहीं है क्या ऊपर, कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लेंगे प्रॉपर, है ना। नहीं तो बस यही याद करेंगे कि कब हुआ था, क्या कर सकते हैं। दो तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण, ये दिमाग में आप रखिए। 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया, ठीक है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किया गया, इंटरनेशनल समिट की गई। ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। ध्यान रखिए, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन और किगाली प्रोटोकॉल, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ। तो एक बार कमेंट सेक्शन में लगा के बताइएगा, लेकिन समझिए आप, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ किस लिए, पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन, कि भैया अब हमें पर्यावरण बचाना है। 70 के दशक में बुक आई, है ना, रेचेल कार्सन की, साइलेंट स्प्रिंग, नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिएगा, साइलेंट स्प्रिंग आई। इसी तरह से आई किताब जो आपका मीडोज एंड मीडो की लिमिट ऑफ ग्रोथ, जिसने बहुत सारे बेसिकली 70 का दशक वो दशक था जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बातें शुरू हो गई कि भैया पर्यावरण में संसाधन सीमित है और क्षति होने वाली है, नुकसान बहुत होने वाला है, हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं, हमारी विकास की सीमाएं हैं। और मीडोज एंड विंडोज ने एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम रखा लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। बेसिकली ये रोम क्लब के सदस्य थे, वो पर्यावरण पर डिस्कशन डिबेट करते रहते थे, क्लब ऑफ रोम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिमिट्स टू ग्रोथ एक पब्लिश हुआ, मीडोज एंड मीडोज का लिमिट्स टू ग्रोथ। इन्होंने कहा कि भैया देखो, तुम्हारे ग्रोथ की लिमिट है, ठीक है, तुम विकास अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास संसाधन सीमित है। फिर उन्होंने पहला बताया कि संसाधन सीमित है तो तुम इतना ही विकास कर सकते हो। चलो मान लिया कि संसाधन तुम्हारे पास बढ़ जाएंगे, तो भी तुम्हारा विकास कुछ साल और बढ़ेगा, और क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने कुल मिला ये कहा कि भैया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट गिरेगा आने वाले समय में, ये लिमिट टू ग्रोथ इन्होंने बताया। अब ये सब दुनिया को जब पता चला तो दुनिया टेंशन में आ गई, अब क्या करें भाई, ये तो बकैती हो गई बहुत बड़ी, अब तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो इसलिए 1972 में आयोजित किया गया स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ये पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड भी क्लियर हो गया। दो चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है, रेचेल कार्सन की कौन सी किताब, साइलेंट स्प्रिंग, और लिमिट्स टू ग्रोथ, मीडोज एंड मीडोज, ठीक है, रिसर्च पेपर बेसिकली। अब स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन हुआ था 5 जून, तो इसी खुशी में हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं 5 जून को, तो ये भी दिमाग में रखना है। 5 जून को हम 1973 से स्टार्ट कर दिए थे मनाना विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल। अभी जब हम लोग करंट अफेयर्स जब करेंगे, ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करना है, करंट अफेयर्स में हर साल की थीम बहुत जरूरी हो जाती है। तो 2021 की क्या थीम थी, कहां पर मनाया गया, ये सब करंट अफेयर्स में आ जाएगा। अभी बेसिक केवल देखते जाइए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ये आपके सामने हो जाता है, ठीक है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद दोस्तों हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जब स्टॉकहोम का 20वीं वर्षगांठ थी, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा। तो स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हुआ अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट हुआ 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ। और ये अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि इस अर्थ समिट से कई चीजें निकल के आई, जो हम लोग, मैंने आपसे पहली बार डिस्कशन किया था कि UNFCCC मतलब फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पे यहाँ पर समझौता हुआ अर्थ समिट में। दूसरा यहाँ से निकल के आया यूएन सब में लगा दीजिएगा, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा यहाँ पर आया CCD, ठीक है,
कन्वेंशन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। चौथा यहां पर आया फॉरेस्ट गोल्स, ठीक है, यानी वन लक्ष्य है, तो 4 चीज हो गई। और पांचवा इसी सम्मेलन से निकला है एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21। और बेसिकली एजेंडा 21 इस सम्मेलन से क्या निकला, इस सम्मेलन से एजेंडा 21 ये निकला कि भैया विकास होगा वो सतत विकास होगा, 21वीं सदी का जो विकास होगा वो सतत विकास होगा। मैंने जब पहला लेक्चर आपको बता रहा था, इसी इन्वायरमेंट का पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था, सतत विकास की पहली बार बात की गई थी ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में पहली बार बात की गई थी 1987 में, वो हुआ था जो अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं, ठीक है। देखो 1987 में वर्ल्ड अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास लक्ष्य की बात की गई, सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, सतत विकास लक्ष्य के बारे में नहीं। सतत विकास लक्ष्य तो हम लोग 2015 से 30 के बीच के वैसे लक्ष्य हैं जो विश्व के लिए अपनाए गए हैं, यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाए गए हैं, तो वो बात अलग है। यहां पर देखिए पहली बार अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और एजेंडा 21 में उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया, जिसको हम लोग रियो घोषणा भी कहते हैं, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियो डी जनेरियो, ब्राजील के रियो डी जनेरियो जगह पर हुआ था, ठीक है। अब वापिस आता हूं यहां पर, ठीक है। तो तो इसमें एजेंडा 21, तो 5 चीजें आपको मेजर मेजर इसमें दी जाएंगी। इसमें बहुत सारी छोटी मोटी चीजें भी हुई, जैसे इसमें आप देखोगे डबलिन सिद्धांत, जल जल के लिए घोषणा पत्र भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, डबलिन सिद्धांत भी यहाँ पे प्रस्तुत किए गए, बहुत सारी चीजें हुई। मेजर ये 5 चीजें हुई थी, ठीक है, ये मेजर 5 चीजें हुई थी जो आपसे पूछ सकता है, आपसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों प्री का एक क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो चीजें हैं वो रियो सम्मेलन का परिणाम है। तो आपसे ये क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो एजेंडा 21 है। अब एजेंडा 21 का मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2015 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने प्रस्तुत किया एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, 17 लक्ष्य हैं, 17 ऐसे लक्ष्य हैं जिनको विश्व द्वारा प्राप्त किया जाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास में संतुलन बनाया जा सके, ठीक है। तो विकास के मध्य संतुलन बनाया जा सके, विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाने के लिए 17 लक्ष्यों का टारगेट रखा गया, ठीक है। पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाने के लिए ऐसे सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे राजनीतिक लक्ष्यों के समूह हैं, टोटल 17 लक्ष्य दिमाग में रखना है, जिनको लगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो 17 के 17 हमें याद करना है, ठीक है। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई हो तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये 17 आपके सामने है, देखो सीधे सीधे याद करना है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हालांकि अब जो एकदम ही आलसी है उसके लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन मेरा काम यही है कि भाई मैं आपको सारे के सारे एक बार एटलीस्ट दिखा दूं, ताकि आप लोग ये ना कर सकें एग्जाम में कि सर आपने तो बताया नहीं सर, धोखा दे दिया आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जरूर एक बार रीड करके ही जाऊंगा। तो पहला है भैया पावर्टी, ठीक है, पहला गोल 1 पावर्टी, एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। तो पहला मतलब गरीबी, तो पहला नंबर गोल नंबर 1 गरीबी, ठीक है, याद कर लेना। फिर दूसरा है भूखमरी, ठीक है, भूखमरी, तो ऐसे याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गरीबी समाप्ति, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला असमानता, वाटर सैनिटाइजेशन, ऐसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक कुछ बना लो, मतलब एकदम रट रट के बार बार गरीबी, भूखमरी, फिर अपने आप देखो याद करने का इसका तरीका मैंने याद किया हुआ, मुझे पूरे याद है 17 के 17। इसका एक तरीका क्या है ना, अपने आप से बार बार क्वेश्चन पूछो। अच्छा गोल नंबर 11, तो गोल नंबर 11 क्या है, अच्छा कम्युनिटी इंक्लूसिव होनी चाहिए, कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, फिर तुरंत चेक करो कि गोल नंबर 11 क्या है भाई, कम्युनिटी वाला ही है, तो आपने देखा अच्छा हाँ वही है, ठीक है, रिजाइलेंट कम्युनिटी सिटीज, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, देखिए गोल नंबर 11 लिखा है ना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। तो ऐसे खुद को बार बार पूछते रहो, 10-12 बार क्वेश्चन करोगे, 2-4 बार गलत होगा, कि जैसे गोल नंबर 14 क्या है, तो अच्छा वो ये ऊपर का इन्वायरमेंट है कि जमीन के नीचे का इन्वायरमेंट है, समुद्र का इन्वायरमेंट है, ऐसे खुद को याद कराओगे बार बार पूछ पूछ के क्वेश्चन, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लाइन से रीड कर दे रहा हूं, पहला है गरीबी यानी नो पावर्टी, नो पावर्टी 2000 सब लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। दूसरा है जीरो हंगर,
तीसरा है स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ और वेलबींग, ठीक है, तो गरीबी भुखमरी स्वास्थ्य हो गया। चौथा है शिक्षा। पांचवा है समानता, बेसिकली लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी। छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। क्यों बोल रहा हूं रटने के लिए, यूपी पीसीएस यूपीएससी वाले सीधे से पूछते हैं स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य कौन सा है, तो आपको भाई 5 6 7 8 दे देंगे ऑप्शन में, बताओ, इससे बढ़िया याद कर लो। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन ये हो गया छठवां। फिर सतवां हो गया क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये सतवां हो गया। आठवां हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, मतलब कार्य की अच्छी परिस्थितियां और आर्थिक विकास। नौवां हो गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो अवसंरचना नवाचार और उद्योग, ये हो गया नौवां। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी दसवां, तो दसवां क्या है, असमानता को घटाना। फिर 11वां है सतत शहर एवं समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो उत्पादन एवं उपभोग क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, यह है 12वां गोल्स। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, है ना, बेसिकली पृथ्वी के ऊपर का क्लाइमेट, तो ये 13वां है, ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन 13वां है। और 14वां हो जाएगा पृथ्वी के नीचे, यानी बेसिकली लाइफ बिलो वाटर, 14वां हो जाएगा। 15वां हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड, सॉरी, है ना, तो लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा 15वां, ठीक है। तो ये देखो 13वां क्या है, पूरा क्लाइमेट है, ओवरऑल क्लाइमेट एक्शन है। 14वां क्या है, जीवन पानी के नीचे। फिर 15वां आ जा रहा है पानी के ऊपर, यानी लैंड के ऊपर, है ना। फिर 16वां आ जा रहा है आपस में देशों के मध्य, पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो हम शांति न्याय और जो सशक्त अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाएंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन, देखे होंगे कितनी बुरी तरह फेल हुआ, ठीक है। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये 17 गोल्स मेरे हिसाब से आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, नहीं याद होंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, करना ही है। ये 17 गोल्स लाए, आपको ऑर्डर पता चल गया ना कि कैसे। पहले हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसके 20वीं वर्षगांठ पे हुआ रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट, वहां पे एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 के क्रियान्वयन के लिए 2015 में बना सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 17 के 17 आपके सामने है। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अब लोग देख लेते हैं बेसिकली वही है, देखिए एजेंडा 21 क्या है, जैव विविधता का सर्वेक्षण संग्रहण, विकासशील देशों में गरीबी जनसंख्या नियंत्रण, सभी को खास स्वच्छ जल, सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, बेसिकली वही है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्ट वैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है, बस सीधे आप फैक्ट है, आप कुछ हमें दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है, मतलब आप कुछ समझने का नहीं, आप केवल रटते जाओ, क्वेश्चन बताते जाऊंगा कि इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, केवल वही है ना, और इन्वायरमेंट का मेरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो पहला है एनजीटी, पहले एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। एनजीटी क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बना, इंपॉर्टेंट है डेट के साथ, 18 अक्टूबर 2010। यूपी पीसीएस वाले एक बार तो ईयर पूछ सकते हैं, दिमाग खराब हुआ, और बहुत ज्यादा दिमाग खराब एकदम सटिया गए होंगे तो डेट भी पूछ सकते हैं, 18 19 20 अक्टूबर, या 18 नवंबर 20 नवंबर, ऐसे पूछ देंगे, नवंबर दे देंगे, तो 18 अक्टूबर नवंबर सितंबर ऐसे दे सकते हैं ऑप्शन, तो डेट भी याद कर लीजिए, एनजीटी 18 अक्टूबर 2010, है ना। कई बार क्या करते हैं, ये क्रोनोलॉजी भी पूछ देते हैं, एक एनजीटी दे देंगे, एक दो और इंस्टीट्यूशन दे देंगे, महिला आयोग दे देंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट दे देंगे, और पूछ देंगे इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो दिमाग में रखना है कि भैया 2010 में ये बना था एनजीटी, है ना, ये दिमाग में रखना है। दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए 1986, इसको बोलते हैं छाता विधान, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक्ट इसको बोलते हैं। क्यों अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, इसी अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे नियम आप देखोगे, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, अपशिष्ट प्रबंधन नियम देखा होगा, ई वेस्ट रूल्स, है ना, जितने बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, तो बहुत सारे रूल्स इसी एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, बहुत सारे रूल्स आप देखोगे, क्रिटिकल इको सेंसिटिव जोन, आप देखोगे सीआरजेड, है ना, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, वो सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके दिमाग में रखना है ना, यहाँ पे आपके दिमाग में रखना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, स्टॉकहोम कन्वेंशन के जो निर्णय है उसको क्रियान्वित करना, तो ये इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम
स्टॉकहोम कन्वेंशन के निर्णय को लागू करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा आपको यही ईपीए, दूसरा दे देगा आपको जल अधिनियम, तीसरा ऑप्शन दे देगा वायु अधिनियम। तो जिसके दिमाग में अरे स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 और वायु अधिनियम 1974, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे निपटा देगा, तो गलत हो जाएगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन को लागू करने के लिए कब बनाया गया? 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, दिमाग में रखना। अच्छा, एक जो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, कमेंट सेक्शन में बताइए, भारतीय संविधान का, मैंने उसका आंसर दूंगा, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संघ को यह पावर देता है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है? तो आर्टिकल आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 250, 251, ठीक है, 252 और 253। सही दे रहा हूं ना ऑप्शन? थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूजन, हाँ सही है, मेरे हिसाब से सही ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो संघ को शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके, कब? जब अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आप लोग को ऐसे डिवीजन करा दे रहा हूं। फिर ये हो गया दो, भारत के लिए हो गया एनजीटी, और ये तीसरा भारत का नीरी। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। कहां पर है इसका मुख्यालय? नागपुर में। आप देखोगे बहुत सारा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे कुछ ना कुछ हमेशा, कभी विलवणीकरण संयंत्र, डिसैलिनाइजेशन जो संयंत्र है, ये सब बनाता रहता है ये। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। 1958 में बनाया गया था नीरी, नागपुर में है, महाराष्ट्र, हमारे गडकरी जी के क्षेत्र का है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। और इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला, इतना दिमाग में रखना है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इसके अधीन है, ये दिमाग में रखिए। तो 2-3 फैक्ट है नीरी के लिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, तो उसके बाद ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, है ना। ये भी देखिए, ये किसके तहत बनाया गया है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसे कंफ्यूजन हो जाता है हम लोग को, हमारे यहाँ रहता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो ये पक्का बायोडायवर्सिटी एक्ट बीडीए 2002 इसके अधीन जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत बनाया गया होगा। लेकिन ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा था अम्ब्रेला एक्ट है। जो 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो अम्ब्रेला एक्ट है। उसका कारण देखिए आप सामने है, कारण कि क्या है भैया, ये है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भी इसी के अधीन बनाई गई थी। तो अगला आपको ये भी दिमाग में रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। ठीक है, तो ये हो गया भारत के। अब कुछ वैश्विक देख लेते हैं हम लोग। एक भारत का और है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल एनवायरमेंट अपीलिएट, है ना, अथॉरिटी। ठीक है, तो ये एक्ट राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ये बना हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, इसीलिए मैंने इग्नोर भी किया है। अब अंतरराष्ट्रीय है, एक पहला है आपका यूएनईपी, पहला यूएनईपी है, 1972 में बनाया गया यूएनईपी। ठीक है, नैरोबी में इसका मुख्यालय, ध्यान रखें ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। हालांकि एग्जैक्ट यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है ये। ठीक है, विशेष एजेंसी है, जुड़ा वाली एजेंसी है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, ठीक है, 1972 में बनाया गया। केनिया में इसका मुख्यालय है, नैरोबी, ये दिमाग में रखना है, ये याद होना चाहिए, केनिया, केनिया में मुख्यालय। फिर अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण एजेंसी है, मतलब विशेष एजेंसी है। ठीक है, और ये काम क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, स्टेट एंड जो एक्टिविटी है एटमॉस्फेयर का, उसका अध्ययन करती है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और 1951 में यह अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान से बदलकर विश्व मौसम विज्ञान के नाम में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। भाई रटना ही है, इसमें कुछ समझाने जैसा ही नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड रटना है सीधे कि भैया यूएनईपी का मुख्यालय है केनिया नैरोबी, डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, मतलब है ना, इसमें कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है,
ये हो गया था, ये हो गया था। ये सारी चीजें अगर बस मैं एक बार देख लेता हूँ कि सारी चीजें लगभग हुई हैं। दो ठो किताब का नाम याद रखना है आपको आखिरी में जाते जाते। ठीक, बस बाकी हो गया। दो किताब का नाम, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक, क्योंकि ये यूपीपीसीएस वाले पूछते हैं, यूपीएससी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्सवर्थ हटिंगटन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट इनकी किताब का नाम था। ठीक है, एल्सवर्थ हटिंगटन, है ना। पहला ये याद करना और दूसरा ये, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, डब्ल्यू एम एडम्स। ठीक है, तो एडम्स याद कर लीजिए, हटिंगटन याद कर लीजिए। हटिंगटन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, है ना, और डेवलपिंग वर्ल्ड या फिर ग्रीन डेवलपमेंट, एडम्स, ऐसे याद कर लीजिए दो चीज। ये महत्वपूर्ण है दोनों। ठीक है, तो ग्रीन डेवलपमेंट एडम्स, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हटिंगटन, दो किताब महत्वपूर्ण है, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। बाकी मैंने सारी चीजें डिस्कशन कर दी। ठीक है, तो अभी आपको निशांत सर की क्लासेस मिल गई होंगी। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या था, है ना, आपको ऐसा इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि आपको लाइन बाई लाइन पढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम लोग ने प्रॉपर मतलब, हालांकि लाइन बाई लाइन ही पढ़े हैं, समझते हुए पढ़े हैं। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जितनी चीजें मैंने पढ़ाई सब घुसा कि नहीं घुसा, ये जरूर बता दीजिएगा। मैंने सारी आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी अपनी तरफ से मैंने एकदम ईमानदारी से प्रयास किया कि चीजें समझ में आए, है ना। और आपको ये भी किताब, जो भी आपके क्रैश कोर्स में वादा किया गया है, सब समय के साथ कंप्लीट हो जाएगा, भरोसा रखें। जो एक दिन, जैसे मान लीजिए कभी एक आध दिन आगे पीछे हो जाती है क्लास, तो बीच में इसी के लिए छुट्टी प्रदान की गई है, तो उसी छुट्टी के दिन वो चीजें कवर हो जाएगी। तो आप लोग एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और चीजें चल रही है समय पे, बिल्कुल एक आध क्लास ही आगे पीछे हुई है ना। तो वो तो भाई कोई एकदम पत्थर की लकीर नहीं खींच सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी कभार आ ही जाती है। तो धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।